नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल को समझने के लिए इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल, फिर एवल्यूएशन प्रोसीजर, फिर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल, और फाइनली हमें समझना है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो 4 स्टेप्स में इसको हम समझेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है। स्ट्रक्चरल मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटेंट वेरिएबल्स। जो हमारे मॉडल में लेटेंट वेरिएबल्स हैं, दो तरीके के लेटेंट वेरिएबल्स होंगे, एक तो एक्सोजीनियस होंगे और दूसरे एंडोजीनियस लेटेंट वेरिएबल्स होंगे। तो ये जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, ये हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स है, ये एंडोजीनियस। तो जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल के थ्रू। तो स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप बेसिकली कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट की जो रिलेशनशिप है वो हमारी स्ट्रक्चरल मॉडल होगी। जैसे ये एक एग्जांपल है, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर का मॉडल है। तो इसमें स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप में क्या होगा, ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है और ये एंडोजीनियस। कि ये एटीट्यूड जो कंस्ट्रक्ट है बिहेवियरल इंटेंशन को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। तो इसका जो पाथ कोफिशिएंट है, ये जो पाथ कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हम पी वैल्यू के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप भी हम चेक करेंगे। तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप देखते हैं वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट। अब इसमें हमें इवेलुएट क्या क्या करना है स्ट्रक्चरल मॉडल में। बेसिकली स्ट्रक्चरल मॉडल में हम 5 चीजों को इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले तो कोलिनियरिटी चेक करेंगे कि ये जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है या प्रिडिक्टर्स हैं इस एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के, ये आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्ट है एक्सोजीनियस का कोरिलेशन एटीट्यूड सब्जेक्टिव नॉर्म परसीव्ड कंट्रोल से नहीं होना चाहिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप की, ये जो एक्सोजीनियस है एंडोजीनियस के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इनकी है या नहीं है, ये पी वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है इनके पाथ कोफिशिएंट की, तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तीसरा एक्सप्लेनेटरी पावर, ये जो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, यहाँ पे दो एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, इनकी हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तीसरा जो क्यू स्क्वायर, कि ये जो इनकी प्रिडिक्टिव रिलीवेंस इस मॉडल की है या नहीं है वो चेक करेंगे। और फिर फाइनली हमें मॉडल कंपैरिजन, अभी जैसे ये मेरा मॉडल 1 है, मैं मॉडल कंपेयर करूंगा कि और अल्टरनेटिव मॉडल क्या हो सकते हैं। सेकंड मॉडल मेरा ये बन सकता है, अगर मैंने एक नई रिलेशनशिप फाइंड कर ली तो ये मेरा मॉडल 2 हो गया। फिर एक मैं इसको फिर से एक बना सकता हूँ इसके साथ रिलेशनशिप, तो ये मेरा मॉडल 3 हो गया। तो इसमें मॉडल कंपैरिजन में हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे स्टडी के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि सिंपल मॉडल ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप आपस में जोड़ देंगे तो मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इंटरप्रिटेशन में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम वन बाय वन करके एक एक चीजें समझते हैं। तो जो कॉलिनियरिटी है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट की, इसमें जब मॉडल को हम एनालिसिस करते हैं तो दो मॉडल आते हैं, एक तो इनर मॉडल और एक होता है हमारा आउटर मॉडल। तो आउटर मॉडल बेसिकली जो फॉर्मेटिव या रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, सॉरी आइटम्स है या इंडिकेटर्स है, उनकी हम जो है अ, जैसे फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स है उसके जो आइटम्स है फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स, तो वो आउटर मॉडल के थ्रू हम चेक करेंगे कि उनमें मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है या नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चरल मॉडल में कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट मतलब इनर मॉडल जिसे हम कहते हैं, तो इसकी वीआईएफ की वैल्यू जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि कोई मल्टी कोलिनियरिटी का कोई इशू नहीं है।
सेकंड, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस। जनरली हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर बात करते हैं। अगर हमारी जो वैल्यू है -1.96 से कम है या +1.96 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है दोनों एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के बीच में। तो हम 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर चेक करेंगे। तीसरा जो है, इसमें हम मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर चेक करते हैं, आर स्क्वायर, जिसे हम कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.7 है तो लार्ज इफेक्ट होगा, लार्ज इसका इम्पैक्ट होगा। और 0.5 है तो मॉडरेट, और 0.25 के आसपास अगर वैल्यूज आ रही हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो वीक होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.9 से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बताएगा कि ओवरफिट है मॉडल। 0.9 से होनी चाहिए कम। और फिर इसके साथ साथ एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज भी हम चेक करेंगे। अगर इफेक्ट साइज 0.02 वैल्यू आ रही है तो इसको स्मॉल, अगर 0.15 की 15 आ रही है तो मीडियम, और अगर 0.35 से ज्यादा है तो इसका इफेक्ट साइज लार्ज होगा। तो ये हम थर्ड स्टेप में करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम लोग जो है मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर ये चेक करते हैं कि मॉडल में कितनी प्रिडिक्टिविटी है या नहीं है। तो अगर 0 है तो स्मॉल प्रिडिक्टिव पावर है, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 0.25 है तो मीडियम, और अगर 0.5 से ज्यादा है तो लार्ज प्रिडिक्टिव पावर है उस मॉडल की। और इसके साथ साथ तो हम कंपेयर भी करते हैं दो जो हमारी वैल्यूज हैं, या तो आर एम एस ई को कर दे हम रूट मीन स्क्वायर एरर को, या जो है मीन एब्सोल्यूट एरर को कंपेयर करें। कंपेयर किससे करेंगे, एक तो जो है पीएलएस जो एसईएम है, इसको हम जो है एल एम से करेंगे। लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पार्शियल ईस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग से कंपेयर करेंगे। किसको, या तो आरएमएसई को ले लो या एमई को। तो हम आरएमएसई को कंपेयर करेंगे। आरएमएसई की वैल्यू एक पीएलएस के साथ देखेंगे, और एक आरएमएसई की वैल्यू लीनियर मॉडल के साथ। तो ये वैल्यू जो है पीएलएस एसईएम से कम होनी चाहिए। यहाँ हमने लिखा भी है कि पीएलएस एसईएम की जो आरएमएसई की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल आरएमएसई से कम। तो हम कहेंगे कि इसकी प्रोडक्टिव प्रिडिक्टिव पावर हाई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे आइटम्स, बेसिकली जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है उसके आइटम्स को हम चेक करेंगे। जैसे अभी हमारा है कस्टमर लॉयल्टी, CUSL एक कंस्ट्रक्ट है, इसके 3 आइटम है। जैसे आइटम नंबर 1, 2, 3। तो इन तीनों की जो है वैल्यू हम चेक करेंगे। तो क्या ये जो तीनों आइटम्स हैं, आर ऑल पीएलएस एसईएम वैल्यूज लेस देन एलएम। ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारी है पीएलएस पीएलएस एसईएम, है ना, पीएलएस एसईएम, ये RMSE की जो वैल्यू है वो LM RMSE से कम होनी चाहिए। अगर कम है तो हम कहेंगे कि मॉडल हैज हाई प्रिडिक्टिव पावर। लेकिन अगर नहीं है, कम है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि क्या ये तीनों के तीनों अगर कम है वैल्यू, तब तो ये मॉडल प्रिडिक्टिव पावर हाई है इन 3 आइटम्स की। 4 भी हो सकते हैं इस कंस्ट्रक्ट में, हमने केवल 3 ही आइटम्स लिए हैं इस केस स्टडी में। लेकिन अगर इनमें से 3 में से 2 की कम है और एक की ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस मॉडल की जो प्रिडिक्टिव पावर है वो मीडियम है। और अगर नहीं है ऐसे, तो फिर दो कंडीशन बनेंगी कि क्या सारी वैल्यू RMSE PS ये जो है RMSE की वैल्यू PLS SEM की जो से जो कंपेयर करते हैं LM से, अगर ये ज्यादा है तब तो हम कहेंगे कि ये मॉडल में जो है लैक ऑफ प्रेडिक्टिव पावर। और अगर इनमें से कुछ की है और कुछ की नहीं है, तब हम कहेंगे कि लो प्रेडिक्टिव पावर मॉडल में है। ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर को चेक करने के लिए।
तीसरा जो है मॉडल को हम कंपेयर करेंगे कि जो एक्चुअल मॉडल है उसमें मॉडल वन, फिर दूसरा उसमें ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप हो सकती है पॉसिबल, और जितनी भी हो सकती हैं उस तरीके से अलग अलग मॉडल हम बनाएंगे और देखेंगे कि इनमें कौन सा मॉडल बेस्ट फिट है। थर्ड केस में जो है एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के लिए हमारे पास जो केस स्टडी है कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल, ये इस केस स्टडी में हम बेसिकली जो ये क्वालिटी एक या परफॉर्मेंस, ये जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं चार, इनका मैं टारगेट कंस्ट्रक्ट ये CUSL के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट जो इम्पैक्ट है वो इनका सिग्निफिकेंट है या नहीं है ना। हम चाहे तो इनको भी ले सकते हैं कि एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के साथ की जो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी है इनका इन चारों एक्सोजीनियस के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किन के साथ टोटल इफेक्ट को चेक करें। और ये जो केस स्टडी है हमने इस बुक से लिया है, प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स। और इस केस स्टडी में हम देखेंगे जो क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, चार फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, और कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, ये हमारे रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हैं। और इसके जो क्वेश्चनर हैं वो हम इस तरीके से देखेंगे। जो क्वेश्चनर यहाँ जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें चार तो तीन हमारे जो है यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स हैं जिसमें कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, और चार फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। ये सारे के सारे 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसका जो डेटा सेट है वो हम यहाँ थ्री, ये डेटा सेट हमें मिल गया है बुक से। तो ये डेटा सेट भी आप देख सकते हैं कि 344 जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनका ये डेटा सेट है यहाँ पर। तो ये डेटा आ गया। अब थर्ड केस में हमें जो एनालिसिस करना है इसमें 3 पार्ट्स में हम एनालिसिस करेंगे अपने डेटा का। पहला तो PLS एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। PLS एल्गोरिथम में जो है हम मॉडल की जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू देखेंगे। दूसरा, वो कोफिशिएंट्स हमारे सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। तो इसमें जो PLS एल्गोरिथम के थ्रू एक तो हम जो वैल्यूज हैं हमारी कोलिनियरिटी की और सिग्निफिकेंस, रिलीवेंस, वो चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो है एक्सप्लेनेटरी पावर, और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। और PLS प्रोडक्ट के थ्रू हम जो है मॉडल के प्रिडिक्टिव पावर हम चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ जो है मॉडल कंपैरिजन हम PLS एल्गोरिथम के थ्रू ही करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन में हमें क्या क्या करना है। पहला, स्ट्रक्चरल मॉडल की कोलिनियरिटी है या नहीं है वो चेक करेंगे। सेकंड स्टेप में रिलीवेंस, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल रिलेशनशिप, मॉडल प्रोडक्टिव पावर, एक्सप्लेनेटरी पावर, प्रेडिक्टिव पावर एंड मॉडल कंपैरिजन। अब देखिए ये मेरा मॉडल है। इस मॉडल में हमने देखा है कि जो कॉम्पिटेंस है हमारा, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी दोनों एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो एक तो ये इनको हम देखेंगे कि ये कोलिनियरिटी इनमें नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू 3 to 5 के बीच में है ना, तो कोलिनिटी का कोई इशू नहीं है। वैसे आइडियल वैल्यू तो VIF की जो वैल्यू है वो <3 होनी चाहिए। लेकिन अगर 3 to 5 के बीच में भी है तो कोई इशू नहीं है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। बाकी दूसरा जो है कस्टमर लॉयल्टी, सॉरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब हम एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट लेते हैं तो उसमें कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो वो सेकंड केस में हम देखेंगे कि इनकी भी मल्टी क्वालिटी का इशू नहीं होना चाहिए। थर्ड केस में जब कस्टमर लॉयल्टी को हमने एक एक्सोजीनियस एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट लिया तो ये तीनों की तीनों हमारे कॉम्पिटेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर
लॉयल ये लाइकेबिलिटी हमारे एंडो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट होंगे। तो इसमें भी हमारा वैल्यू जो आ रही है वो 3 से कम आ रही है, तो कोई मल्टी क्वालिटी का इशू नहीं है। मैं एक बार और ये पिक्चर देख लेता हूँ। इस पिक्चर से देखिए, जब पहले केस में तो हम ये एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो गए दोनों, इसको लें चाहे इसको लें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसके लिए ये जो चारों कंस्ट्रक्ट्स हैं ये मल्टी क्वालिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में ये वाला और ये वाला जो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, ये एंडोजीनियस है। तो ये दोनों जो है आपस में हमारे वो नहीं होने चाहिए, क्या कहते हैं, मल्टी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तीसरे कंडीशन में जब ये एंडोजीनियस आ गए तो ये तीनों के तीनों हमारे एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट बन गए। ये तीनों के तीनों इसमें मल्टी क्वालिटी का इशू नहीं होना चाहिए। तो ये हमने जो है इस पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू भी ये फाइंड किया है कि कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे जो है 3 स्टेप में हमने इसको देखा। पहला अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी हमारे प्रिडिक्टर हो गए कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के। सेकंड केस में कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी प्रिडिक्टर्स होंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। थर्ड केस में कॉम्पिटेंस लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रिडिक्टर्स होंगे कस्टमर लॉयल्टी के। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया कि पहले हम इनको ले रहे हैं क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस को प्रिडिक्टर्स, कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी के। तो जब हमने चेक किया इनकी सबकी वैल्यू जो है 3 से कम आई है केवल एक को छोड़कर। फिर इसके बाद जो है सेकंड स्टेप में हमने देखा कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी प्रिडिक्टर्स हो जाएंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के। और इसमें भी हमने चेक किया कि दोनों की वैल्यू 3 से कम है, कोई वीआईएफ की वैल्यू कोई इशू नहीं है। फिर थर्ड केस में कॉम्पिटेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी तीनों के तीनों हमारे प्रिडिक्टर्स होंगे कस्टमर लॉयल्टी के। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि वीआईएफ की वैल्यू लेस देन 3 आ रही है। ठीक है। और फिर यहां पर हम इसको इंटरप्रेट कर देंगे कि ऑल वीआईएफ वैल्यू आर क्लियरली बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, केवल एक को छोड़ के। सेकेंड में मॉडल की जो टोटल इफेक्ट है, तो ये मैंने टोटल इफेक्ट कस्टमर लॉयल्टी के साथ लिया है। जो हमारे चार एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई कोफिशिएंट वैल्यू। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। तो इसमें हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा क्वालिटी का इम्पैक्ट हो रहा है कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, 0.248 आ रहा है इसका कोफिशिएंट। और परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट है वो 0.089 है कस्टमर लॉयल्टी के साथ। ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम इसका बूट स्ट्रैपिंग करेंगे। और बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हमने पाया कि जो तीनों जो पी वैल्यूज हैं इन चारों की, वो लेस देन 0.05 है। तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है, सिग्निफिकेंट है वो कोफिशिएंट। और फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू भी चेक किया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। और इसी तरीके से बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू भी किया, ये भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आ रही है। तो कोई इशू इसमें नहीं है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हमारी है। थर्ड केस में जो है फिर हम क्या करते हैं कि मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर देखेंगे आर स्क्वायर। तो ये कॉम्पिटेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकेबिलिटी की आर स्क्वायर की वैल्यू है। फिर चेक करेंगे कि ये आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो पी वैल्यू से हमें पता चल गया कि तीनों की तीनों जो चार के चार हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में और कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड में दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर एक भी नेगेटिव आ जाएगी और जीरो इंक्लूड हो जाएगा इसके बीच में, तो हमारी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं होगी। फिर हमने इंटरप्रिटेशन किया इसका एफ स्क्वायर का, ये चेक किया कि इफेक्ट साइज हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इनकी वैल्यू काफी कम आ रही है। और इसका सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए बूट स्ट्रैपिंग किया। बूट स्ट्रैपिंग से हमें पता चला सबकी जो पी वैल्यू है मैक्सिमम केसेस में पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है। तो और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी
जीरो इंक्लूड हो रहा है और माइनस और प्लस की वैल्यू आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फोर्थ स्टेज में हम क्या कह सकते हैं, मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर चेक करेंगे। ये जो पी एल एस एस ई एम आर एम एस ई की जो वैल्यू है कम होनी चाहिए एल एम आर एम एस ई से। तो ये ग्रीन वाली जो वैल्यू देख रहे हैं हम, तीनों की तीनों वैल्यू कम है इससे। और फाइनली जो है, फिर हम चेक करेंगे मॉडल कंपैरिजन। ये तीन हमारे अलग अलग मॉडल है। सेकंड में मॉडल को मॉडिफाई किया, इसकी रिलेशनशिप चारों एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट की कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ देखी। फिर थर्ड कंडीशन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर लॉयल्टी के साथ भी देखी। लेकिन जितनी ज्यादा हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे उतना मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो उतना पार्सिमोनियस नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा मॉडल वन है। यहाँ पर देखिए, पहले ये मॉडल वन हो गया। फिर दूसरे मॉडल में हमने क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस, इन चारों को हमने इसके साथ और जोड़ दिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कस्टमर लॉयल्टी के साथ भी हमने जोड़ दिया। फिर इसकी मॉडल की जो बीआईसी की जो वैल्यू है, उस वो डिसाइड करेगी कि मॉडल हमारा कौन सा फिट है। तो यहाँ पर बीआईसी की वैल्यू जो है -2 245 आ रही है, तो ये मॉडल हमारा सही है। लेकिन ये डिसाइड नहीं करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो, जिसकी वैल्यू कम है वो हम मॉडल लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे कम जो है मॉडल टू की वैल्यू -261.603। लेकिन ये वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, इसके साथ साथ वेट किसका कितना है। तो मॉडल वन का जो वेट है 49.98 है, सेकंड का 50% वेट है, इसका बहुत कम है 0.01, तो इसको तो हम वैसे ही नहीं लेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मॉडल वन हमारा जो है ज्यादा पार्सिमोनियस है। ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, ये अब हम इसके हैंड्स ऑन ले लेते हैं। एक एक जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसको हम उसके साथ साथ करते चलेंगे। तो ये देखिए, मेरा जो क्वेश्चनेयर है, ये तो हमने अपना क्वेश्चनेयर देख ही लिया है। इस क्वेश्चनेयर के साथ साथ हमें जो इसमें निकालना क्या है, इवेल्युएट करना है कोलिनियरिटी, सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस ऑफ द मॉडल, एक्सप्लेनेटरी पावर, प्रिडिक्टिव पावर और मॉडल कंपैरिजन। ठीक है। और ये इसकी जो कट ऑफ वैल्यू लेंगे वो हम इस रिसर्च पेपर से देखेंगे कि व्हेन टू यूज एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ पीएलएस एसईएम। तो यहाँ स्ट्रक्चरल जो मॉडल है हमारा, उसकी इन्होंने कट ऑफ वैल्यू दी है और उसी के बेसिस पर हम अपने स्ट्रक्चरल मॉडल की जो है वैल्यू कंपेयर करेंगे कि वो फिट है या नहीं है। तो पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे वीआईएफ की वैल्यू 3 और 5 से के कम अगर है वीआईएफ की वैल्यू 3 और या 5 के बीच में है तो ओके है। वैसे आइडियली वीआईएफ की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। और आर स्क्वायर में हमने बताया है कि 0.75 होगा तो सब्सटेंशियल इफेक्ट, 0.5 है तो मॉडरेट, एंड 0.25 के आसपास है तो स्मॉल इफेक्ट। इसी तरीके से क्यू स्क्वायर की वैल्यु भी हम देखेंगे। ये हमारी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.25 एंड 0.5। और फिर पीएलएस प्रिडिक्ट यूज करेंगे जिससे हम आरएमएसई को पीएलएस एसीएम के साथ और एलएम के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि मॉडल फिट हमारा है या नहीं है। और फिर मॉडल कंपैरिजन करते हैं तो बीआईएस की जो वैल्यू है उसके बेसिस पर हम उसको कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो मॉडल हमारा ज्यादा फिट होगा। ठीक है। तो ये तो हमारी केस स्टडी हो गई। अब मैं इसको परफॉर्म हम करेंगे मॉडल को अपने। सबसे पहले इसको थ्री स्टेप्स में हम लोग करेंगे मॉडल को। थ्री स्टेप्स में कि पहला तो जो स्टेप होगा वो पीएलएस एल्गोरिदम होगा। फिर सेकंड स्टेप में हम पीएलएस जो है वो बूट स्टेपिंग करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में पीएलएस प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहले पीएलएस एल्गोरिदम ले लेते हैं। ये हमने इसको स्टार्ट कैलकुलेशन किया। सबसे पहले इसमें हमें वीआईएफ की वैल्यू देखनी है, कोलिनियरिटी का इशू है या नहीं है। दो वैल्यू शो करेगा, एक तो ये आउटर मॉडल तो इंडिकेटर्स की वैल्यूज है, रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव की।
लेकिन हमें इनर मॉडल चाहिए। इनर मॉडल का मतलब है कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्ट के साथ कोरिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ तीन केसेस हम देखते हैं। तो पहले केस में जब कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी हमारे एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो इन जो अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तो इनकी जो वैल्यू है 3 to 5 के बीच में है VAF की वैल्यू, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है मल्टी कोलरिटी का। केवल एक ये थोड़ी सी 3.487 ज्यादा है, बाकी ये भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा केस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, जब हमने एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट लिया और कॉम्पिटेंस और लाइकेबिलिटी हमारे दो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो गए, तो इन तो कॉम्पिटेंस एंड लाइकेबिलिटी भी आपस में कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनकी VIF की वैल्यू भी इससे कम है 3 से। तीसरे केस में जब एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट हमारा कस्टमर लॉयल्टी है, तब एक तो कॉम्पिटेंस एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हो गया, दूसरा ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइकेबिलिटी, तो इनमें भी कोई कोरिलेशन, मल्टी कोलिनिटी का इशू नहीं है, क्योंकि VIF की वैल्यू लेस देन 3 है। ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास VIF के। दूसरा जो टोटल इफेक्ट, हम टोटल इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि टोटल इफेक्ट जो आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हम चेक बूट स्ट्रैपिंग से करेंगे। तो पहले तो जो ये हमारे एक कस्टमर लॉयल्टी के लिए जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है, उसके साथ रिलेशनशिप देख रहा हूं मैं, जो हमारे चार फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसमें अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तो ये वैल्यूज हमारी आ गई हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि क्वालिटी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, टोटल इफेक्ट है कस्टमर लॉयल्टी का, और इसका परफॉर्मेंस का कम है। अब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये तो डिसाइड बूट स्ट्रैपिंग से जब पी वैल्यूज आएंगी वो बताएगा। फिलहाल PLS एल्गोरिथम से तो हम केवल इनके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू ही चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो थर्ड है एक्सप्लेनेटरी पावर के लिए, थर्ड स्टेप में जो हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेटरी पावर से R² की वैल्यू कितनी आई है, तो R² की वैल्यू भी सारी ठीक है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी हम बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू चेक करेंगे। तीसरा, इसमें चौथा जो है वो PLS प्रिडिक्ट के थ्रू Q² की वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम R² प्लस जो F² है इफेक्ट साइज, वो हम चेक करेंगे। तो रेड वाली आप जो देख रहे हैं बहुत कम है, नॉन सिग्निफिकेंट है, और बाकी भी नॉन सिग्निफिकेंट हो सकती हैं जिनकी वैल्यू कम आ रही है। ठीक है ना। तो वो बूट स्ट्रैपिंग से पता चलेगा। यहाँ हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है इफेक्ट साइज। अब देखिए इसके बाद जो है PLS प्रिडिक्ट। PLS प्रिडिक्ट भी देखते हैं। PLS प्रिडिक्ट से हमें Q² की वैल्यू मिलेगी। ये देखिए PLS, ये आ गए हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, जो टारगेट कंस्ट्रक्टर, देखिए ये वाली वैल्यूज है, ये Q² की वैल्यूज है। ये आपकी PLS RMSE की वैल्यू है, और ये PLS RMSE की वैल्यू, LM मतलब लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज इससे कम होनी चाहिए। तो ये 1.310 आ रही है, ये 1.3 कम है, ये भी इससे कम आ रही है, देखिए है ना। तो ये वैल्यू तो मॉडल की हाई प्रिडिक्टिव पावर है। ठीक है। अब हम बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग ये आपका आ गया। तो बूट स्ट्रैपिंग से देखिए हम सिग्निफिकेंस एंड रिलीवेंस चेक करेंगे मॉडल की। अब ये जो हमारा ये बूट स्ट्रैपिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे, इसमें देखिए हम पहले टोटल इफेक्ट को चेक करेंगे। टोटल इफेक्ट तो टोटल इफेक्ट में जो पी वैल्यूज है, जैसे हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं
कि एक तो अट्रैक्टिवनेस की कस्टमर लॉयल्टी के साथ, ये देखिए ये वाला रिलेशनशिप, ये हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। दूसरा, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। फिर तीसरा जो वैल्यू है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का दो और देखेंगे हम, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। तो परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी भी हमारी पी वैल्यू पॉइंट 05 से कम है। ये देखिए, ये आपका परफॉर्मेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ और क्वालिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, ठीक है। तो एक तो पी वैल्यू से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी, और चाहे तो हम इसको ना कॉपी करके इन रिजल्ट्स को यहाँ लिख लें वर्ड फाइल में, तो उससे क्या होगा, हमें इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा आसानी होगी। ये जो मेरे पास डेटा सेट है, मैं यहीं पे इसको इसी फाइल में यूज पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, पहला तो है हमारा ये ये देखिए, ठीक है। इसको मैं येलो से कर देता हूं। दूसरा, जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये भी हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। और तीसरा जो है परफॉर्मेंस का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, ये भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। और फिर क्वालिटी का जो है, ये भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है पी वैल्यू के थ्रू, ठीक है। पी वैल्यू के थ्रू भी, प्लस कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है, हम अब अपना जो दूसरा जो रिजल्ट है, ये देखिए यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड के रिजल्ट भी देखेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो अट्रैक्टिवनेस है CUSL की, वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इन चारों की सबकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इशू इस तरीके का टोटल इफेक्ट का नहीं है। और इसको हम फिर अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कैसे करना है, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो रिपोर्टिंग में हमें क्या करना है, जो 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 रिपोर्ट करने हैं हमें, यहाँ ये हमने रिपोर्ट कर दिया। ये रिजल्ट्स हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि जो हमारे सेकंड स्टेप में, यस, ये पहले हमने इनका टोटल इफेक्ट देख लिया, ये वैल्यूज आ गई ग्रीन। अब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो ये हम बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो यहाँ हमने पाया कि पी वैल्यू भी 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में लोअर और अपर लिमिट में भी दोनों में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो कोई इस तरीके का सिग्निफिकेंस वाला इशू नहीं है। जो चार हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, अट्रैक्टिवनेस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट, उनका जो टोटल इफेक्ट है कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर, जो टारगेट कंस्ट्रक्ट है उसमें वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो है, हम रिजल्ट अपने ये रिपोर्ट कर ही चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो मल्टी क्वालिटी का इशू, इसमें कहीं भी ऐसा इशू नहीं आ रहा है। अब देखिए थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम आर स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर की ये वैल्यूज आ गई। और यहाँ मैं एक बार इसको अपने रिजल्ट को देख लेता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है यहाँ से, आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये देखिए पी वैल्यू से पता चला कि सारी की सारी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0.05 से वैल्यू कम है। दूसरा, कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी देखिए, ये वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ रही हैं, तो कोई इशू नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड मेथड से भी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
प्लस इसके साथ साथ एफ स्क्वायर का भी हम रिजल्ट देख लें, तो पी वैल्यू इसमें कुछ की अ, ज्यादातर की हम देख रहे हैं कि इफेक्ट साइज सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ की सिग्निफिकेंट आ रही है रिलेशनशिप। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखेंगे हम, कुछ में जीरो इंक्लूड हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस इंटरवल बाइस करेक्टेड में भी ये हमारी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो थर्ड स्टेप को हमें इंटरप्रेट करना है, रिपोर्ट करना है। ये देखिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अभी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हम बूट स्ट्रैपिंग से देखेंगे, तो ये वैल्यूज सिग्निफिकेंट आ रही हैं। पी वैल्यू लेस देन 0.05, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी और बाइस करेक्टेड में भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कोई इशू इसका नहीं है। इसके साथ इफेक्ट साइज जो एफ स्क्वायर है, ये देखिए, ये हमारा एफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब मोस्ट ऑफ द एफ स्क्वायर की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, कम इफेक्ट है, स्मॉल इफेक्ट है इनका, क्योंकि पी वैल्यू देखिए 0.05 से कम आ रही है इनकी। ठीक है ना, कुछ की ज्यादा आ रही है, बाकी की ज्यादातर आप देखेंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं आ रही है, तीनों मेथड के थ्रू, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड के थ्रू। ठीक है, ये हम इसका इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि आर स्क्वायर की जो वैल्यूज है, जो कॉम्पिटेंस चार हमारे पास डिपेंडेंट या जिसे हम एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स भी कहते हैं, इनका जो आर स्क्वायर की वैल्यू, कॉम्पिटेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकेबिलिटी की ये वैल्यूज है, आर रिलेटिवली हाई, अच्छी वैल्यू है। और इनका जो इस ये इफेक्ट साइज है, कुछ का कम है, कुछ का ज्यादा है, मीडियम है, ज्यादा किसी का भी नहीं है इफेक्ट साइज। अब प्रिडिक्टिव पावर, ये पीएलएस प्रिडिक्ट से अभी हमने आपको करके दिखाया कि पीएलएस प्रिडिक्ट से जब इसको हमने परफॉर्म किया था, तो हमारा पीएलएस प्रिडिक्ट से जो वैल्यूज आई थी वो सारी वैल्यूज अप्रोप्रिएट हैं। वैल्यूज पीएलएस प्रिडिक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं, मैं एक बार फिर से इसको शो करके दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा प्रिडिक्टिव है पावर, इसकी सबकी कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए केवल टारगेट कंस्ट्रक्ट का, जो कस्टमर लॉयल्टी, ये जो हमारे हैं, इनकी ही वैल्यू हमें चाहिए बस, तो इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। और आर जिसमें क्यू, आर एस क्यू स्क्वायर की वैल्यू अच्छी आ रही है, मतलब मीडियम इफेक्ट इसमें हमें दिख रहा है। और ये जो वैल्यूज है, पीएलएस, एसईएम, आरएमएसई की वैल्यू कम है हमारी, ये जो तीन वैल्यू है लीनियर रिग्रेशन मॉडल आरएमएसई की, तो इसमें प्रिडिक्टिविटी का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको जो है हम इस तरीके से रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि पीएलएस, एसईएम, आरएमएसई की जो वैल्यू आ रही है एलएम आरएमएसई से कम है। और यहाँ हमने लिख भी दिया है कि पीएलएस, एसईएम, आरएमएसई वैल्यू शुड बी लेस देन एलएम आरएमएसई से। तो ये वैल्यूज देखिए 1.3 है, ये 1.31 है, तो ये वैल्यूज हमारी कम होनी चाहिए तीनों। तो तीनों की तीनों वैल्यू जब इससे कंपेयर किया तो कम है, तो कोई इशू प्रेडिक्टिव रिलेवेंस का नहीं है। अब इसके बाद जो है हम जो फोर्थ कंडीशन क्या है, वो है हमारी, ये हमने इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया। और फिर इसके बाद जो है मॉडल कंपैरिजन। मॉडल कंपैरिजन में तीन तरीके के हम मॉडल देख रहे हैं इसमें। एक तो ये हमारा मॉडल है ओरिजिनल मॉडल। फिर दूसरा, इसमें हमने रिलेशनशिप क्वालिटी की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ भी जोड़ दी इन चारों की। फिर तीसरा हमने इस तरीके से बनाया, इनकी रिलेशनशिप कस्टमर लॉयल्टी के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ भी। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉडल हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स भी ना हो और उसकी जो पावर है वो बनी रहे, है ना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में अल्टीमेटली फिर हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा जो मॉडल है, ये हम देख पा रहे हैं कि ये पहला मॉडल है। पहले हम इसमें पीएलएस एल्गोरिथम चेक करेंगे और फिर उससे बीआईसी की वैल्यू
हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। जो बेसियन वैल्यूज है, ये मॉडल 2 हो गया, फिर इसके बाद मॉडल 3 हो गया, है ना। इन तीनों को वैल्यू चेक करेंगे, बीआईसी की वैल्यू, बेसियन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया से। और फिर फाइनली हम जो मॉडल की जिसका ज्यादा वेट होगा और जिसकी वैल्यू कम होगी बीआईसी की, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे बीआईसी की वैल्यू सबसे कम मॉडल 3 की दिख रही है, लेकिन इसका वेट सबसे कम है, केवल इसका 0.01 है। ठीक है ना। तो ऐसे में मॉडल 1 हमारा ज्यादा सही रहेगा। अब इसको हमें करना कैसे है, परफॉर्म 3 बार पीएलएस एल्गोरिथम करेंगे। मैं इसको, इसके रिजल्ट्स शो करता हूं आपको। ये मेरा मॉडल वापस आ गया। पहला तो मॉडल मेरा सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैलकुलेट करेंगे पीएलएस एल्गोरिदम और स्टार्ट कैलकुलेशन, और यहां से हम वैल्यू लेंगे क्वालिटी क्राइटेरिया में, ये मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको हम कॉपी करके अलग रख लेंगे। फिर सेकंड जो मॉडल है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया, इसको चारों जो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ जोड़ दिया, और फिर उसकी बीआईसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये कैलकुलेट और पीएलएस एल्गोरिथम, स्टार्ट कैलकुलेशंस, और फिर ये हमारे पास क्वालिटी क्राइटेरिया में मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गया। इसको भी हम कॉपी करके अ, रख लेंगे एक्सेल शीट में। फाइनली हमारा जो थर्ड मॉडल होगा वो होगा इसके साथ कस्टमर लॉयल्टी के साथ बाकी के जो 4 फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको और ऐड कर देंगे, लेकिन ये बहुत मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये हमने यहाँ पर पीएलएस एल्गोरिथम किया, फिर स्टार्ट कैलकुलेशन के साथ अगेन क्वालिटी क्राइटेरिया में मॉडल सिलेक्शन, और इसकी वैल्यू कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉडल हमें रिटेन करना है। तो हमने जो बीआईसी की जो वैल्यू है उससे ये डिसाइड किया कि जो मॉडल हमारा 1 है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू कम है। इन तीनों में अगर हम देखें, वैसे तो सबसे कम वैल्यू -245 है, लेकिन इसका वेट कम है ना। तो इन दोनों में हमने देखा, फिर मॉडल 2 का कम है, तो लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे आप मॉडल 1। क्यों मॉडल 1 हमने लिया, इसका हमने यहाँ पर रीजन भी दिया कि जो इसका एकाइक वेट फॉर द 3 मॉडल्स का बीआईसी मॉडल 1 का 49.98 है, और मॉडल 2 का 50.01, और मॉडल 3 का 0.01। वैसे मॉडल 2 हमें सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर हम इसमें मॉडल 1 और मॉडल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है वेट का, तो अगर हम मॉडल 2 चूज करते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए जो है हम कॉम्प्लेक्स हो जाता है मॉडल 2। तो इसलिए हम मॉडल 1 को ही फाइनली सेलेक्ट करते हैं। मॉडल इज 1 इज मोर पार्सिमोनियस, वी वुड ऑप्ट फॉर दिस मॉडल रादर देन मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएंट मॉडल 2। ठीक है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए ये जो बुक है हमारे पास, ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इस स्ट्रक्चरल मॉडल के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में से समझ सकते हैं। और प्लस ये जो हमारे पास रिसर्च है, व्हेन टू यूज और हाउ टू यूज और रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ पीएलएस एसईएम, तो ये रिसर्च पेपर के थ्रू भी हम जो है इसका इंटरप्रिटेशन को आसानी से समझ सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चरल मॉडल का, पहले कोलिनिटी, फिर आर स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर, फिर पीएलएस प्रिडिक्ट, और फिर जो है इन्होंने फाइनली मॉडल कंपैरिजन का जिक्र किया है। तो ये एक आइडिया हो गया हमारा, जो है पीएलएस एसईएम में जो स्ट्रक्चरल मॉडल है। तो इन दोनों को पढ़ के हम जो है आइडिया हो सकता है। और इसके साथ जो है, थैंक यू वेरी मच।